आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ अ हिंदू वाइफ के बारे में। एक पूरा डिफरेंट सेक्शन है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसका एक पार्ट 3 है, पूरा मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। बट इस लेक्चर में हम सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ हिंदू वाइफ की बात करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ हिंदू वाइफ दो जगह डिस्कस्ड है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 और 25 में, और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात की गई है। माइंड यू, हम आज सिर्फ वाइफ की बात कर रहे हैं, बाकी मेंटेनेंस हम आगे फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ दो जगह मेंशन्ड है वाइफ का। ओके, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के चैप्टर 3 में। ठीक है, यहाँ पे है सेक्शन 24, सेक्शन 25, और यहाँ पे है सेक्शन 18। ये ओके, ये बाकी सेक्शंस हैं HAMA के, इसको मैं HAMA रेफर करूँगी आगे, या मेंटेनेंस एक्ट बोलूँगी। ये बाकी सेक्शंस हैं जो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे जो सेक्शन 18 है, एंड इन दोनों की 24-25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। Section 24 of Hindu Marriage Act 1955, Maintenance Pendentialite and Expenses of Proceedings। बेसिकली इस सेक्शन की अगर मैं आपको शॉर्ट में एक लाइन में बताऊं, तो जब डिवोर्स की या किसी चीज़ की प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, और दोनों हस्बैंड वाइफ में एक है जिसके पास इनकम नहीं है, जो वो केस अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिसके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम का सोर्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है कि वो अपने नेसेसरी खर्चे पूरे कर सके, तो एप्लीकेशन देने पे कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है सामने वाली पार्टी को, दूसरा जो स्पाउस है, कि जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है आप उसे मेंटेन करिए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब लॉज मेंटेनेंस के इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि आपको किसी को एक्सटॉर्ट करना है या उसका फ़ायदा उठाना है। ऑल्दो वी डू अग्री, बहुत लोग इन्हें मिसयूज़ भी करते हैं, बट इसका मेन पर्पस होता है कि अगर एक वीकर स्पाउस है उन दोनों में से, तो उसको वो सपोर्ट मिलता रहे। क्योंकि आप सोचिए, अगर दोनों में से, एंड ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए अप्लाई होता है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए। अगर एक इंसान इस सिचुएशन में ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैरिज का इंस्टीट्यूशन बहुत प्रोवाइडर और बीइंग प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट पे चलता है ना, कि एक इंसान घर संभाल रहा है, एक इंसान बाहर, बहुत सी शादियाँ ऐसी होती हैं आज भी। तो एक इंसान के पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे कि वो अपने हक के लिए लड़ सके, उसके पास इतनी इनकम ही नहीं है, घर में खाने की दिक्कत हो रही है, तो फिर ये तो अनफेयर हो जाएगा। तो लॉ उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे मेंटेनेंस के एक्ट्स बनाता है। ठीक है, अब हम सेक्शन 24 को अगर देखें, वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट अपीयर्स टू द कोर्ट, किसी भी प्रोसीडिंग के समय इस एक्ट के अंदर, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, कोर्ट को ऐसा लगता है कि देखो, ईदर हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों के लिए है, यानी ये जेंडर न्यूट्रल है। ये मैं बार बार इस तरह से क्यों बोलती हूँ, आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उनमें ऐसे आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्ट, तो आप उसमें अलग से सोचते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से लाएंगे। ऐसे ही लाएंगे, आपको कोई मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या मेंटेनेंस ऑफ वाइफ पूछे तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स यही बोलोगे, इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए अप्लाई होगा। सेक्शन 24। ठीक है, ईदर हस्बैंड और वाइफ हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम, दोनों में से कोई एक भी ऐसा है जिसके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, सफिशिएंट फॉर हिज और हर सपोर्ट एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, अपने सपोर्ट के लिए और प्रोसीडिंग्स के ज़रूरी खर्चों के लिए पैसा नहीं है उसके पास, इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। देन कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वाइफ या हस्बैंड, जिसके पास नहीं है वो एप्लीकेशन देगा इस बात की, ऑर्डर द रिस्पोंडेंट, दूसरी पार्टी को ऑर्डर कर सकते हैं, टू पे फॉर द पिटिशनर। क्या पे करोगे? एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, मंथली बेसिस पे खर्चा दोगे, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ये ध्यान रखना ये ड्यूरिंग है, प्रोसीडिंग के दौरान, न पहले न बाद में। ये सेक्शन 24 प्रोसीडिंग के दौरान दिए जाने वाले मेंटेनेंस की बात करता है। ठीक है, तो आप उसे एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग दोगे मंथली, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच सम एज हैविंग रिगार्ड टू पिटिशनर्स ओन इनकम एंड इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल। तो पिटिशनर की अपनी इनकम देखते हुए, रिस्पोंडेंट की क्या इनकम है, और सारी सिचुएशन देखते हुए कोर्ट को जो अमाउंट जायज़ लगता है वो ऑर्डर कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को कि आप जो है एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग मंथली बेसिस पे सामने वाले को एक खर्च देंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट
एप्लीकेशन शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ ऑफ हस्बैंड। ये होना चाहिए कि 60 दिन के अंदर आप वो एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि ऐसा हो भाई मेंटेनेंस के लिए कोई प्ली डाल रहा है, पिटिशन दे रहा है, आप 60 दिन तक सुन ही नहीं रहे हो, कहाँ से वो इंसान सर्वाइव करेगा? 60 दिन यानी 2 महीने हो गए, राइट? तो बेसिक्स ही समझ में आ गई। हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई एक है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स सेक्शन 24 के अंदर कोर्ट उस ऑर्डर कर सकता है, सेक्शन 24 के अंदर सामने वाली पार्टी को, कि आप उसे मंथली बेसिस पे खर्च देंगे। ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग है। ये हो गया सेक्शन 24। अब हम आते हैं सेक्शन 25, हिंदू मैरिज एक्ट का ही है। ये भी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए, ये भी जेंडर न्यूट्रल है। इसका नाम है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। कोर्ट में सब सेक्शन 1 कहता है, कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री। अब ये कब, पिछला वाला कब था? ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग, है ना, जब केस चल रहा है। सेक्शन 25 बात करता है जब डिक्री पास की गई है या उसके बाद में, टाइम ऑफ डिक्री और आफ्टर द डिक्री हैज़ बीन पास, ठीक है। कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री और एट एनी टाइम आफ्टर द डिक्री, ठीक है। कौन सी डिक्री होती है? जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स, किसी में भी। एन एप्लीकेशन बाय ईदर हस्बैंड ऑफ वाइफ, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं? ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे फॉर द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द एप्लीकेंट। अगर अब ये जो है, ये परमानेंट एलिमनी की बात की जा रही है, मेंटेनेंस की, कि जब डिक्री फाइनल हो गई कि जुडिशियल सेपरेशन दिया जा रहा है, डिवोर्स दिया जा रहा है, उस केस में या तो डिक्री पास करते समय ये कहा जाएगा या डिक्री पास होने के बाद किसी भी समय ये बात हो सकती है, और रिस्पोंडेंट को कहा जा सकता है कि आप सामने वाले को सपोर्ट और मेंटेन करने के लिए पैसा देंगे। कैसे? एक लमसम अमाउंट, लमसम मतलब होता है एक मोटा अमाउंट तय कर लिया आपने। जैसे कि आपने एक रिसेंट सेलिब्रेटेड डिवोर्स सुना होगा जहाँ पे एलिमनी अमाउंट एक लमसम अमाउंट था, 4 करोड़ वाज द अमाउंट कोटेड इन द न्यूज़। रूमर्ड है, कोई सोर्स नहीं है, तो वो लमसम हो गया कि एक बार में इतना पैसा दे के काम ख़त्म। या फिर एक पीरियोडिकल सम हो सकता है कि हर महीने होगा, हर 3 महीने पे होगा, हर 6 महीने पे, या हर साल दोगे, कुछ ऐसा तय किया जाएगा, ठीक है। फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, कितने टाइम के लिए? या तो कोई टाइम पीरियड फिक्स होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, या फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, हस्बैंड ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वाइफ उससे अलग हो रही है, डिवोर्स ले रही है। अब वाइफ के पास अपनी इनकम नहीं है, वो नौकरी नहीं करती है, भाई शादी उसी बेसिस पे हुई थी, तुम घर संभालोगी, वो बाहर नौकरी करेगा, यही अंडरस्टैंडिंग थी। अब हस्बैंड ने उस पर चीट किया है, तो उसमें वाइफ की क्या गलती है? वो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया आपने। अब वो एकदम से कहाँ जाएगी वापस? घर वाले उसको क्या सपोर्ट करेंगे? हो सकता है पढ़ी लिखी ना हो, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर करेगा हस्बैंड की सैलरी देखते हुए, उसकी प्रॉपर्टी और सब कुछ देखते हुए, या तो एक लमसम अमाउंट तय किया जाएगा कि इतना पैसा दे दो ज़िंदगी भर के लिए शांति, ठीक है। या फिर एक पीरियोडिकल सम तय किया जाएगा कि 1 लाख कमाते हो फॉर एग्जांपल, मैं बहुत तुक्के पे बोल रही हूँ, ये तो मान लो तय किया जाए कि आप 25,000 हर महीने अपनी वाइफ को देंगे, ठीक है। ये जुडिशियल सेपरेशन हो चाहे डिवोर्स हो, किसी भी केस में। इसका टर्म मैक्सिमम कितना हो सकता है? वाइफ की उम्र से ज़्यादा नहीं हो सकता। भाई वाइफ की डेथ अगर 3 साल बाद हो गई तो उसके बाद आपको वो नहीं देना है, ठीक है। वाइफ की डेथ 30 साल बाद हुई तो तब तक दोगे, मैक्सिमम उतना हो सकता है। बाकी कोर्ट कोई टाइम सेट कर सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो केस टू केस वेरी करता है। टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ दी पार्टीज़ एंड कंडक्ट ऑफ बोथ दी पार्टीज़, दोनों ही पार्टीज़ की इनकम और प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए एंड कंडक्ट का ध्यान रखते हुए ये अमाउंट डिसाइड होता है। हो सकता है दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हो, हस्बैंड 5 लाख कमा रहा है, वाइफ मान लो 5,000 कमा रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। पर मेंटेनेंस की मेन डेफिनेशन क्या होती है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि जो लाइफस्टाइल इंसान जी रहा था, रोटी कपड़ा मकान घर बेसिक सर्विसेज जो उसकी ज़िंदगी में थी, एजुकेशन एवरीथिंग, बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड, आप वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने जितना पैसा देंगे कि अगर वो इंसान शादी में ही रहता तो उसे कितना पैसा तो उसकी लाइफस्टाइल पे कितना खर्चा हो रहा था, आपको तकरीबन एक अमूमन वैसा अमाउंट दिया जाता है। वही ध्यान दिया जाता है आपकी इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, सामने वाले की कितनी है, उस बेसिस पे एक अमाउंट तय होता है, ठीक है। सेकेंड सबसेक्शन क्या कहता है? अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हुआ है ईदर पार्टी में, हस्बैंड या वाइफ किसी भी के भी सिचुएशन में कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हुए हैं एट एनी टाइम आफ्टर ऑर्डर हैज़ बीन मेड, तो उसी इंस्टेंस पे
अगर कोई भी पार्टी ये बात कोर्ट में लेके आएगी तो कोर्ट जो है वेरी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिसेंड कर सकता है ऐसे किसी भी ऑर्डर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कपल है और उनमें से एक अनएम्प्लॉयड था, मान लो हस्बैंड अनएम्प्लॉयड था, वाइफ महीने के 1 लाख कमाती थी, तो वाइफ को ऑर्डर दिया गया कि तुम इस बेसिस पे उसे मंथली इतना पैसा दोगी, ठीक है। बट मान लो 3 महीने बाद हस्बैंड की जॉब लग गई और अब वो महीने के 1 लाख कमा रहा है, तो अब वाइफ बोल सकती है भाई कि ये खुद तो कमा रहा है इतना अपने आप को, इसकी सैलरी मेरे बराबर की है, शायद मुझसे ज़्यादा हो गई है, तो अब मैं इसको नहीं दूंगी। वो ये इंस्टेंस कोर्ट में लेके आएगी तो कोर्ट इसे वेरी कर सकता है, ठीक है। सेम उल्टा भी हो सकता है कि वाइफ कमाने लग गई तो हस्बैंड ट्रैक बैक कर सकता है, एक्सेट्रा। थर्ड सबसेक्शन कहता है पार्टी इन हुज फेवर ऑर्डर हैज़ बीन मेड, अगर वो दोबारा शादी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ, हस्बैंड है वाइफ है, हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देगा ये डिसाइड हुआ और वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, तो उसने दूसरी शादी कर ली तो भाई उसको जिम्मेदारी थी तुम्हारा खर्चा उठाने की, लाइफस्टाइल मेंटेन करने की, पर तुमने तो शादी कर ही ली ना, अब तुम एक दूसरे कमिटमेंट में आ गए हो, तुम्हारे रिश्ते का खर्चा थोड़े उठाएगा वो, तो अब आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। वेरी हो सकता है, मॉडिफाई, रिसेंड हो सकता है। वाइफ चेस्ट नहीं रहती है, चेस्ट एज एन ये होगा अगर आपका जुडिशियल सेपरेशन हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन में हमने पहले भी पढ़ा था शादी ख़त्म नहीं होती है, शादी अभी भी वैलिड है, ठीक है। आप सिर्फ सेपरेट हुए हो कि आपकी मैरिटल ऑब्लिगेशंस पे पॉज लग गया है, पर आपकी शादी ख़त्म नहीं हुई है। तो वाइफ लेकिन अगर मान लो जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, आप मेंटेनेंस दे रहे हो उसको और उस बीच में वो और लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रही है, चेस्ट यानी प्योर बोलते हैं बेसिकली, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है बट मेन बात समझो कि वो और लोग के साथ इन्वॉल्व हो रही है, तो आप उन रिलेशनशिप्स का खर्चा उठाने के लिए नहीं बैठे हो, तो उस केस में भी आदमी कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। हस्बैंड के केस में मान लो हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद विमेन आउट ऑफ वेडलॉक, बेसिकली अगर वो भी एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो रहा है कि भाई शादी हमारी अभी जुडिशियल सेपरेशन है बट वो सामने और लोग के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, लिव इन में रह रहा है, तो आप भी बोल सकते हो कि मेरे को नहीं देना है इसको, है ना। कोर्ट में एट इंस्टेंस ऑफ द अदर पार्टी वेरी मॉडिफाई और रिसेंड द ऑर्डर। एक केस है के श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा, 2013 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 इज़ नॉट इम्प्यूनेटिव बट टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द वीकर स्पाउस। ये इसलिए नहीं है कि हम किसी और को परेशान कर रहे हैं, ये इसलिए देते हैं कि वीकर स्पाउस की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। जल्दी से देखते हैं सेक्शन 24 ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जिसके पास इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि सामने वाले को मंथली बेसिस पे उसका कुछ खर्चा उठाओ, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। सेक्शन 25 डिग्री पास करते समय या उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स के केस में लमसम अमाउंट हो सकता है, पीरियोडिकल सम हो सकता है, टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। दोनों पार्टीज़ की इनकम को ध्यान रखते हुए अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हुए हैं बाद में, तो वो ऑर्डर को चेंज भी कर सकता है। अगर जिस पार्टी के फेवर में डिक्री दी गई है वो रीमैरी कर लेती है, वाइफ चेस्ट नहीं रहती है, हस्बैंड एडल्ट्री में इन्वॉल्व होता है, तो भी ये चेंज हो सकता है। लास्ट है सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये पूरा सेक्शन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में, बट अभी हम सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात कर रहे हैं, उसकी बात सेक्शन 18 में की गई है। तो पहली बात क्या बोली, हिंदू वाइफ होनी चाहिए। हिंदू की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। हिंदू वाइफ यानी कि वो पहली बात तो हिंदू हो प्लस वो वाइफ हो, अभी वाइफ है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। मैरिड चाहे एक्ट आने के पहले हुई हो चाहे बाद में हुई हो, एंटाइटल्ड है टू बी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। ये सेक्शन सिर्फ वाइफ की बात करता है, ये ध्यान रखना। सेक्शन 24 और 25 में दोनों हस्बैंड और वाइफ की बात होती है, बट ये सेक्शन सिर्फ वाइफ की बात करता है। तो कोई भी हिंदू वाइफ है वो एंटाइटल्ड है टू बी मेंटेन बाय अ हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हिंदू वाइफ एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेट फ्रॉम अ हस्बैंड विदाउट फॉरफीटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस। आप डिवोर्स नहीं हुआ है पर आप हस्बैंड से अलग रह के भी मेंटेनेंस ले सकते हो, जिसे हम जुडिशियल सेपरेशन कह सकते हैं। आपके अपने जायज़ रीजंस होने चाहिए, ठीक है। क्या कंडीशंस हो सकती हैं, डेजर्टेशन हो सकता है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं इनकी बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करूँगी। डेजर्टेशन हो गया, आपने उसको अबैंडन कर दिया बिना किसी रीज़न के, बिना उसके कंसेंट के, उसकी विश के अगेंस्ट उसे अबैंडन किया या विलफुल नेग्लेक्ट किया, ठीक है। क्रूएल्टी रीज़न हो सकता है, आप उसको रीज़नेबल एप्रीहेंशन ये दे रहे हो कि वो आपके साथ अगर रहेगी तो हार्मफुल या इंजूरियस है उसके लिए, है ना, उसकी हेल्थ के लिए, तो क्रूएल्टी रीज़न हो सकता है। बाइगेमी हो सकता है कि आप दूसरी शादी करके रह रहे हो, पहले से वाइफ ज़िंदा थी, है ना, आपकी पहली बीवी थी ज़िंदा थी और आपने दूसरी शादी की, बाइगेमी किया, तो वाइफ आपसे जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है। हो सकता है डिवोर्स ना ले पर आपसे अलग घर में रहने लगे कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी, एंड उस केस में वो आपको उसको मेंटेनेंस तब भी मिलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन बेसिकली होता है मिस्ट्रेस रखना, तो अगर वो सेम घर में मिस्ट्रेस रख रहा है या हैबिचुअली उसके साथ रहता है तो उस केस में भी वाइफ अलग रहने की डिमांड कर सकती है। कन्वर्जन, हस्बैंड ने कन्वर्ट ही कर लिया, वो हिंदू ही नहीं रहा, उस केस में भी। लास्ट है कोई भी ऐसा और कॉज है जो जस्टिफाई करता है कि वो क्यों अपने पति से अलग रह रही है। तो ये कॉजेज़ या कोई भी और कॉज है जिसकी वजह जो जस्टिफाई करता है कि वो क्यों अलग रह रही है, तो अलग रहते हुए भी शी इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। ठीक है, पहले लेप्रोसी भी था, उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। लास्ट पॉइंट क्या है, सबसेक्शन 3, हिंदू वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस। पिछले में हमने पढ़ा कब एंटाइटल्ड है, कब नहीं है। अगर वो अनचेस्ट है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, या वो खुद कन्वर्ट कर लेती है, भाई उसने खुद ही अपना धर्म बदल लिया, उस केस में भी अब हिंदू ही नहीं रहे। तो इसको शॉर्ट में बोलें तो क्या हुआ, चेस्ट हिंदू वाइफ है, ठीक। अगर हस्बैंड के साथ रह रही है तो भी मेंटेनेंस मिल सकता है उसे बेस्ड ऑन द रीजंस। अगर अलग रहना चाहती है फॉर सम वैलिड रीज़न तो भी उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। बट अगर वो अनचेस्ट हो जाती है या वो कन्वर्ट कर लेती है रिलीजन तो फिर उसको नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। ठीक है, इतना ही है, सिंपल सा इसका क्विक रिवीजन हमने देखा। हमने मेंटेनेंस ऑफ वाइफ 3 सेक्शन पढ़े। सेक्शन 24 ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स दिया जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलता है, मंथली अमाउंट होता है। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, डिक्री के टाइम पे या डिक्री के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलता है, लाइफ टाइम ऑफ एप्लीकेंट या उससे कम का टाइम होता है, मैक्सिमम उसकी लाइफ टाइम हो सकती है। पीरियोडिकल अमाउंट होगा या एक लमसम अमाउंट होगा, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मॉडिफाई भी हो सकता है। वाइफ अगर रीमैरी कर लेती है या चेस्ट नहीं रहती है या हस्बैंड एडल्ट्री में चला जाता है तो उस केस में क्या कहते हैं, ये चेंज हो सकता है फिर से। सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग चेस्ट हिंदू वाइफ की बात हो रही है, ठीक है। वो एंटाइटल्ड है, चाहे वो साथ रहे तो भी, सेपरेट रहती है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस तो भी, और अनचेस्ट हो जाती है या कन्वर्ट कर लेती है, उस केस में उसकी मेंटेनेंस बंद हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे मेंटेनेंस एक्ट के बारे में, एडॉप्शन के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, एंड if you like the video then do like, share and subscribe it, and if there is something you want me to cover, a separate topic, a separate subject related to law or any other thing, do drop in a comment. Thank you.